लोकतंत्र है और बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों की जनभावनाओं को बहुत सब चीज़ों को देख के फैसले लिए जाते हैं। जैन जी ने निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। कभी कभी हालात परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी फैसले लेता है। तमाम तरह की बातें भी करें, लेकिन सच ये है कि अभी 10 दिन पहले वो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा, तभी ये लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे। मैंने बहुत दिन पहले ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी मैं उनके दल में ना जाऊँ। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आपके एक मजबूत साथी जैन जी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो शामिल नहीं हुए, और ये क्योंकि लोकतंत्र है और बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों की जनभावनाओं को बहुत सब चीज़ों को देख के फैसले लिए जाते हैं। और कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप जैन के बहुत करीबी साथी, कहीं आप तो नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, जितने भी सभी महापुरुष हैं जिनको जो अग्रणी नेता रहे, जिनको भारत रत्न मिला, उनके लिए बधाई देता हूँ। स्पेशली चौधरी चरण सिंह जी के लिए, क्योंकि उनका किसानों में बहुत बड़ा योगदान था। उनके जीवन को मैंने पढ़ा तो मैं मानता हूँ, उनका संघर्ष मैंने देखा कि कैसे एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उसके लिए बहुत संघर्ष भी किया और वो बड़े साफ सुथरे चरित्र के थे। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उस पूरे परिवार को। और रही बात जैन जी ने निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। कभी कभी हालात परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी फैसले लेता है। तो मेरे आज भी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और क्योंकि अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले वो, अब कुछ लोग उन पर आलोचना भी कर रहे हैं, उनकी तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अभी 10 दिन पहले वो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा, तभी ये लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे। तो ये तो जब कोई आता जाता है इस तरह की टिप्पणी होती है, बाकी उनके फैसले हैं। और मैं समझता हूँ बहुत कम पार्टियाँ ऐसी हैं जिन्होंने भाजपा के साथ कभी अलायंस ना किया हो या सरकार ना बनाई। ऐसी आज के समय में तो बहुत कम पार्टियाँ हैं। तो इसलिए जयंत जी को उनके फैसले के लिए बधाई, और उनकी पार्टी आगे बढ़े, ये भी मेरी मंगल कामना भाई होने के नाते। आपको लेकर भी लोग सुनना चाहते हैं कि क्या आप भी रुख कर सकते हैं कि एनडीए की तरफ अगर कोई ऑफर मिले आपको भी? तो आप ये जानते हैं, मैंने बहुत दिन पहले ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी मैं उनके दल में ना जाऊँ या उनके साथ अलायंस में ना जाऊँ। अपने अपने वैचारिक फैसले, और हम विचारधारा जुड़े लोग हैं, और हमारी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा नहीं मेल खाती है। और जब हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मिल ही नहीं खाती है तो साथ मिलकर काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए मैं अपनी सीट पे वहीं, और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है उन्हीं सीटों पर तैयारी कर रही है। और मैं तो कल रात लेट नाइट लौटा हूँ नगीना लोकसभा से, और बहुत अच्छी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन जो है जनता का हमें मिल रहा है, और हमें विश्वास है कि नगीना हम लोग बड़ी मजबूती से जीतेंगे। अलायंस जो बना था इंडिया अलायंस, उसमें कहीं ना कहीं अब तो देखा जाए तो लगातार टूट हो रही है। अब जयंत भी चले गए हैं, उससे पहले नीतीश भी चले गए, तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ जाएगा आप लोगों के साथ? अब मैं समझता हूँ, ऐसा लगता है कि कल कौन चला जाएगा ये भी नहीं पता लग रहा है। जैसे कोई सीरीज आती है कि सीरीज के बाद अलग कुछ, इस सीरीज के बाद, तो हो सकता है कल कोई और भी चला जाए। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये उनके अपने व्यक्तिगत फैसले, उनको अपनी पार्टियाँ चलानी है, उनको हालात देखने हैं, सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कमजोरी तो आई है नीतीश जी के जाने से, जैन जी के जाने से। इंडिया अलायंस कमज़ोर तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर अभी हमारे पास पाकिस्तान का एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह, जिस तरह इमरान खान, जो वहाँ पे इमरान खान साहब जो बड़े नेता रहे और क्रिकेटर भी रहे हो, उनको जेल भेज देगा, उनके प्रत्याशी बाहर जीत रहे हैं, और उनका चुनाव सिंबल भी छीन लिया तो भी जीत रहे हैं। तो जनता जब खड़ी हो जाती है ना, तो अच्छे अच्छे निज़ाम बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे तानाशाह कुर्सियों से हट जाते हैं। तो भारत में भी बहुत जल्द उस क्रांति का दौर आने वाला है कि जनता ही हटाएगी जिसको भी हटाएगी। कोई गठबंधन नहीं हटा पाएगा, जनता हटाएगी। और जब जनता मन बना लेगी तो मैं कह रहा हूँ कि फिर कोई भी तानाशाह टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस भी अब 20 सीटें मांग रही है। पहले ऑफर दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 का, तो क्या लगता है कि आप भी अपनी कुछ सीटें बढ़ाएंगे क्या? नगीना पर तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, मैं झूठ आपसे कह दूं। और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं जिन जिन सीटों पे हमें लड़ना है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जिन दलों पे हमारे लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने वो मदद नहीं की, या वो उनके विश्वास में कुछ कमी आई, तो लोगों में जो अविश्वास बना, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का एक विश्वास बन रहा है। उस विश्वास पे आज़ाद समाज पार्टी खरा उतरना चाहती है। उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, और लगातार जब भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, जब भी सरकार द्वारा कोई कानून बना के लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, या उनके अधिकारों का हनन होता है, या उनके सामाजिक धार्मिक आज़ादी को छीना जाता है, हम लोग उस पर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस क्या बसपा को लाने की वकालत कर रही है? कुछ लोग, कुल नेता हैं, इमरान मसूद भी कह रहे थे कि बसपा को भी साथ आ जाना चाहिए जब धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं। क्या मानते हैं? जब, जैसा मैंने कहा, जैन जी ने फैसले लिया, बहुजन समाज पार्टी को फैसले लेने हैं।
वैसे बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा कि लंबे समय उन्होंने 3-3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो फिर बाकी उनको सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं। हमने अपना सोचा हुआ है, और मैं किसी आज यहाँ बैठ के किसी के लिए टिप्पणी करूँ कि भाई वो क्या करना चाहते हैं और कल वो कुछ और करे, तो ये मेरी राजनीतिक समझ पे भी एक सवाल होगा। तो मैं आज इस पर नहीं कहता, मगर मैं कहता हूँ कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जबकि लगातार हमने, देखिए, मैं अभी 10 दिन पहले मैंने लगातार एक बड़े प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाई कि चंद्र सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के मिलने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मिलना चाहिए, मामना रामस्वरूप वर्मा को मिलना चाहिए, मान्यवर काशीराम साहब को मिलना चाहिए, सर छोटू राम को मिलना चाहिए। मैंने भी ऐसे महापुरुष संत राम बी प्रजापति को मिलना चाहिए। तो मैंने भी आवाज़ उठाई कि महापुरुषों को मिलना चाहिए जिनका योगदान है, जिन्होंने इस देश को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको मिलना चाहिए। तो ये मांगे हैं और उनके फैसले हैं कि वो किस तरह करते हैं। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार इन महापुरुषों की नीतियों पर भी काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, नगीना के अलावा और कौन सी सीट है जहाँ पर आप अपनी दावेदारी मजबूत मान रहे हैं, जहाँ पर चुनाव लड़ेगी आसपा? देखिए, दावेदारी जनता में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बूथ का, सेक्टर का, विधानसभा का संगठन बनाया है। कोई ऐसा जिला नहीं, मैं अभी उत्तर प्रदेश भ्रमण करके आया, 6-7 जिले घूम के, जिला स्तरीय समीक्षा मीटिंग हुई, कहीं कहीं हज़ार लोगों का एक रेला आया, कहीं कहीं हज़ार लोगों ने बैठ के बात सुनी जिम्मेदारी से। तो लगातार जो है, जैसे काम आज़ाद समाज पार्टी कर रही है, जैसे आज़ाद समाज पार्टी जब बनी तो एक छोटा सा पौधा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। अब से 7-8 साल बाद वो वृक्ष बन जाएगा। फिर वो जिन भावनाओं के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ मैदान में आया है, फिर उन लोगों के लिए को छांव देने का, फल देने का, उनकी सुरक्षा करने का, संरक्षण देने का काम जो है आज़ाद समाज पार्टी करेगी। तो उत्तर प्रदेश कई सीटें इन पर हम तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कई सीटें, हमें बहुत अच्छा वोट भी मिला राजस्थान इलेक्शन में, मध्य प्रदेश की भी सीटें हैं, हरियाणा में भी अम्बाला और कई सीटें हैं जिन पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी हरिद्वार है जिस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पिछली बार विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट मिला। तो हम अपना काम कर रहे हैं। और बाकी मेरा मानना है कि आज जो धन बल की राजनीति है, उसके सामने हम एक वोट एक नोट की मांग को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। एक बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जहाँ तमाम लोग दल पैसे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष के बल पे, जो उन्होंने काम किया उसके बल पे, और जो भविष्य की योजनाएं लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पर कई मुद्दों को लेकर, क्या कहेंगे आप? मैं आपको इस पे बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, कई ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाओगे तो फिर वो उतनी तेज़ी से उठ खड़ी होगी। इस देश में सदियों से कमज़ोरों को, शोषितों को, मजलूमों को दबाया गया, और फिर उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आना का रास्ता चुना। आप ये महसूस करो, जिस तरह से इस देश में धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है, जिस तरह से टारगेट करके एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। मैं तो खुद, चंद्रशेखर आज़ाद ने सहारनपुर में निर्दोष होते हुए 16 महीने की जेल काटी, और जो पीड़ित था उसी को आरोपी बना दिया गया, मैंने देखा। और मैं फिर कहता हूँ, कोई भी हिंसा होती नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा आक्रोश होता है जो लंबे समय से पनप रहा होता है, और जब उसको जगह मिलती है तो वो ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। आज भारत में मुसलमानों के अंदर, सिखों के अंदर, जैनों के अंदर, बुद्धिस्टों के अंदर, और शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के अंदर ये एक भावना पैदा हुई कि इस देश में बैठी, कुर्सी पे बैठे लोग, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो सरकार के, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो कोर्ट हो, वो उनको न्याय नहीं दे सकते। इसलिए उनको अपनी लड़ाई सड़कों पे आकर लड़नी पड़ेगी। और कई बार ये देखा गया कि जो कार्रवाई होती है, चाहे पुलिस द्वारा हो या अधिकारियों द्वारा, वो सारी कार्रवाई सत्ता के इशारे पे होती है, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का होता है। तो मैं चाहता हूँ, हल्द्वानी में जो अन्याय हो रहा है, सबसे पहले तो उस पर रोक लगनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन होना चाहिए। जिस तरह सरेआम गोलियां मारी जा रही, ये कोई कानून नहीं है। अगर किसने अपराध किया तो उसको कोर्ट सजा देगा, पुलिस सजा देने वाली नहीं होती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस घटना की अगर सीबीआई जांच कराई जाए या न्यायिक जांच हो, तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने बवाल किया और कौन बवाल में शामिल है, या किसने जानबूझ के एक प्लान करके बवाल करा। इसलिए मैं फिर कहूँगा, हर वर्गों के अंदर आज आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो आरएसएस भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ कि मैं, कोई भी घटना अचानक नहीं होती, उसके पीछे कोई प्लान होता है, और वो प्लान कोई भी करे, चाहे ये पक्ष करे या वो पक्ष, उसकी जांच होनी चाहिए, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई ना, और दोषी बचे ना। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगा, मैं उस घटना को कंडम करूँगा और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अधिकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूँगा कि वो भी सरकार के इशारे पर इतने गलत तरीके से, इतना गलत व्यवहार ना करें कि जनता में उनके प्रति जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये न्याय का विश्वास ही है। जो अधिकारी, जो वर्दी देखते ही, पुलिस की वर्दी जिस पर शेर का निशान होता है सर पे, टोपी पे, उस वर्दी को देखते ही गरीब, कमज़ोर, शोषित मजलूम के दिल में ये हिम्मत बनती है कि अब मेरी रक्षा सुरक्षा होगी। लेकिन अगर वहीं उस पुलिस का दुरुपयोग हो तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा
धामी सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जिस तरह से वो यूसीसी पे लाया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी, अभी चीज़ें हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि क्या उसका उनके पीछे पॉलिटिकल मोटिव क्या है। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है पूरी घटना पॉलिटिकल मोटिव से, और इसकी अगर जांच होगी तो शायद पता लग जाए कि ये किसने कराई और क्यों कराई। तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मुसलमानों पर वहाँ जो अत्याचार कर रही है सरकार, अब पुलिस के जरिए वो बंद कर दे। ये अच्छा होगा सरकार के लिए। कल से भारतीय जनता पार्टी ग्राम परिक्रमा कार्यक्रम शुरू कर रही है और किसान मजदूरों को साधने के लिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? तो अब भारत एक ऐसा देश है विकास साहब कि भारत में दुनिया में पशु पक्षी बिकते हैं, जानवर बिकते हैं, उनकी मंडियाँ होती हैं, लेकिन भारत में इंसानों की मंडियाँ हैं। सुबह आप जाओगे तो आपके चौराहे पे आपको मिलेगा लाखों हज़ारों लोग खड़े होंगे जो आएंगे मार्केट में, बाजार में बिकने के लिए आएंगे। कोई उनको मालिक आएगा खरीद के ले जाएगा, पूरे दिन उनसे काम कराएगा और शाम के टाइम उनको कुछ पैसे दे के भेज देगा। आज भी हमारे यहाँ कोई न्यूनतम वेतन तय नहीं हुआ है। मैं जाता हूँ पूरे देश में घूम के आता हूँ तो मैं देखता हूँ कहीं 150 रुपये पे काम करना पड़ता है, कहीं 200 रुपये पे काम करना पड़ता है, कहीं 400 रुपये मिलते हैं, कहीं 500 रुपये मिलते हैं। तो एक न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए मजदूरों के लिए। मजदूरों की क्या परिक्रमा करके क्या करोगे? पढ़े लिखे नौजवान घरों में बेरोजगार घूम रहे हैं। दलित पिछड़ों को आप आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे हो। नौकरी आती नहीं, जो नौकरी आती है उसमें पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, आरक्षण का के साथ खिलवाड़ होती है। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे लखनऊ में भूख हड़ताल कर रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, सरकार को वो तो दिख नहीं रहे। और किसानों की फसल के कौन सा दाम दुगने हो गए आप बताओ? गन्ने का दाम दुगना हो गया क्या? गेहूं का दाम दुगना हो गया क्या? चावल का दाम दुगना हो गया क्या? कोई ऐसी एक फसल बताओ जिसका दाम दुगना हो गया। लेकिन वास्तविकता में महंगाई दुगनी हुई है। इसलिए सरकार की झूठी बातें, अब चुनाव के समय सरकार पूरे हथकंडे अपनाएगी कि किसान मजदूर नौजवान गरीब का वोट ले लिया जाए, और झूठे भर्तियां निकालेगी जबकि भर्तियां पूरी नहीं होंगी। आचार संहिता लागू होने वाली है और आप और मैं जानते हैं कि पिछले 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ वादे किए, जुमले दिए और लोगों को वोट को लूटने का काम किया, तमाम तरह के षड्यंत्र किए, तमाम तरह की साजिशें की। अब जनता उनसे खबरदार होगी। किसान भी परेशान है और व्यापारी परेशान है, नौजवान भी परेशान है और गृहिणी परेशान है। और जो किस तरह खिलवाड़ किया आपने देखा अग्निवीर योजना लाके, जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी किसान परिवारों में, मजदूर परिवारों में, सब एकदम से झटके से उनके सपनों को कुचल दिया 4 साल की नौकरी के रूप में। तो ये एक षड्यंत्र है और जनता इसको समझ रही है। और हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार राशन लेने के लिए नहीं, शासन करने के लिए दिया है। हमें शासन करना है और उसके लिए हम लोगों को तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को लाभ कम मिलता है, जो ना, किस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक षड्यंत्र है, सोचा समझा षड्यंत्र है, और ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। जो काम सरकार नहीं कर सकती वो कोर्ट से कराती है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, ये इसलिए षड्यंत्र है क्योंकि अगर इतनी चिंता होती लोगों को हमारी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4-4 बच्चे कुर्बान ना करने पड़ते। अगर इतनी चिंता होती तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने दल ना बनाने पड़ते। अगर इतनी चिंता होती तो एक एक अधिकार के लिए लड़ाई ना लड़नी पड़ती। और आज भी हम आरक्षण के नाम पे कमज़ोर वर्ग के लोग, दलित पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग गालियाँ ना खा रहे होते इस देश में। ये एक षड्यंत्र है कि हम इन वर्गों का भला करना चाहते हैं। इन वर्गों का भला करना चाहते तो आप उनको कितना बजट दे रहे हो सरकार को बताना चाहिए। आप उनके लिए क्या योजना कर रहे हो ये आपको बताना चाहिए। आप उनके लिए कितने अच्छे स्कूल आपने खोले। आपने तो एक बड़ी लेयर खड़ी कर दी, एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल अमीरों के लिए, एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए, एक तरफ प्राइवेट स्कूल अमीरों के लिए और एक तरफ प्राइवेट सरकारी स्कूल गरीबों के लिए। ये जो छेड़खानी कर रही है सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना थी आरक्षण की, उसके खिलाफ है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होगा, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो भाई पीछे रह गए उनको अवसर मिले, उसके लिए बहुत सारे आंकड़े जुटाने की ज़रूरत है। उसका सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि जब इसमें कैटेगराइजेशन करके, और जब वो जो जैसे रिजर्वेशन जिस दिन आया, संविधान जिस दिन आया, उस दिन से हमारा आदमी नौकरी पे नहीं लगने लगा। नैतिक चरित्र था देश का। उन्होंने इन वर्गों के लिए क्या किया, कितनी नौकरी की व्यवस्था की, कितने इनको डीएम एसडीएम बनाए, कितने इनको वकील कलेक्टर बनाए, कितने इनको जज बनाए। आज भी क्लोजियम से अपने भाई भतीजे को, अपने परिवार को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को जज बनाने वाले जो जज हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनको हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या पता है। तो क्लोजियम से बने जज हमें बेवकूफ़ ना समझें और हमारे लोगों को ठगने का प्रयास ना करें। अगर कोई भी ऐसा कानून आएगा जिससे हमें बांटने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब जब हम बटे हमें नुकसान हुआ है और सरकार हमें बांटने का प्रयास कर रही है, हम इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर वास्तविकता में सरकार अगर करना चाहती तो खुद संसद में लाके कोई प्रस्ताव लाए कि इन वर्गों को बढ़िया स्कूल बना के दे। भाई आप ये बताओ, अगर किसी नौकरी के लिए बीए पास की ज़रूरत है तो उसको 6ठी पास थोड़ा ही नौकरी पे लग जाएगा।
तो ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र को हम लोग जवाब देने का मन बना रहे हैं। बहुत जल्द एक बड़ी जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों की पंचायत बुला के और सरकार के झूठ को बेनकाब करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमसे खिलवाड़ करने का काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को किस तरह से हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, इस पर भी हम अपनी बात रखेंगे। हम अपने समाज के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, इन सब के अधिकारों के लिए उनसे ज़्यादा चिंतित हैं और ये चाहते हैं कि जो हाशिए पे है, जो आखिरी पायदान पे, उसको अवसर मिले। लेकिन सरकार ये खेल कर रही है और ये षड्यंत्र है सरकार का हमें बांट के राज करने का। हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। साफ तौर पर कहने का भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर देती है, तब भी वो भाजपा में शामिल ना हो। इसके अलावा जो हल्द्वानी में घटना हुई है उसकी इन्होंने निंदा की है, साथ ही साथ उसकी न्यायिक जांच की मांग भी चंद्रशेखर की तरफ से की गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।